गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बंगाल राज्य, इसमें द्वैध शासन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि जो दो युद्ध हुए थे, एक तो प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के साथ ही फिर इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दोनों संधियों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब हम करने वाले हैं द्वैध शासन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दोहरा शासन। तो दोहरे शासन में कार्यों को कैसे बांटा गया और इसके क्या इंपैक्ट थे, क्या प्रभाव पड़े, इतिहासकारों के क्या क्या कमेंट्स थे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन ये कब से कब तक रहा है? सन 1765 से 1772 तक। इसके जनक कौन थे और अंत करने वाले यानी कि हटाने वाले कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? तो शुरू करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन। एक तो इसमें हम क्या करेंगे कि बंगाल में इसको शुरू किसने किया, प्रारंभ। एक तो प्रारंभकर्ता कौन थे, इसका समापन किसने किया था, इसके इम्पैक्ट क्या हुए, प्रभाव, और इस पर टिप्पणी यानी कि कमेंट्स क्या क्या किए गए थे। तो इसका प्रारंभ सन 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव। तो क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन बंगाल में किसने लागू किया? ये लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। और इसका अंत किसने किया था? सन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। देखना, ये बंगाल का एक अंतिम गवर्नर भी बना था। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब अलग अलग होते हैं, आपको पहले भी बताया था। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रेसिडेंसी जो होती थी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी या बंबई प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी से एक मीनिंग हुआ कि कैपिटल या फिर राजधानी क्या थी। बंगाल प्रेसिडेंसी इनमें सबसे प्रमुख थी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनता था उसके नियम शेष प्रेसिडेंसी पर लागू होते थे। तो बंगाल का जो पहले गवर्नर बनाया गया था वो था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बना, फिर अस्थायी रूप से उसके बाद में हालवेल बना। हालवेल के बाद में फिर वेरेलस्ट, है ना, वेनिस्टार्ट। वेनिस्टार्ट के बाद फिर ये आया क्लाइव। क्लाइव, फिर वेरेलस्ट और कार्टियस, और 7वें नंबर पर जो बने थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर, और वारेन हेस्टिंग को ही भारत का गवर्नर बनाया गया। फिर अगर ये कहा जाए भारत का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग। जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, अब वो प्रधानमंत्री बनने हैं, वो नहीं कि वहां पर मुख्यमंत्री बनने बंद हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही बंगाल का जो कौन बने, वारेन हेस्टिंग, और इन्हीं को चार्ज दिया गया भारत का गवर्नर। फिर गवर्नर शब्द में जनरल वर्ड लगाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ जी। एक उसके बाद में फिर शब्दावली आई वायसराय। वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम भारतीय, तो भारत के बने थे, भारत के प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर कहें तो अंतिम कौन बने थे? अंतिम भी वही थे। भारतीय केवल एक बार बने हैं। तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और स्वतंत्र भारत का प्रथम माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी। ये सातों क्वेश्चन अलग अलग हैं, है ना। एक वीडियो में पहले बताया भी हमने और बाद में क्लास में भी आपको लिखवाया था। खैर, तो वारेन हेस्टिंग ये कौन थे? बंगाल का गवर्नर बना है, और बंगाल के बाद में इसी भारत का गवर्नर बनाया गया। तो द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड क्लाइव ने, और अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। इसके प्रभाव क्या होते, इंपैक्ट ये देखना है। कार्य को दो भागों में बांटा गया था। एक तो जो आय वाले साधन थे और एक जो खर्च वाले साधन थे, यानी कि जिससे आमदनी होती थी तो अंग्रेजों ने, क्लाइव ने, कंपनी ने अपने पास रखा। लेकिन जो खर्च वाले थे वो नवाब को दिए गए थे। और नवाब कौन थे? जो मीर जाफर के बाद कौन हुआ है? उसका अल्पवयस्क पुत्र नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला या नजमुद्दौला। उसके बाद में एक और हुए हैं सैफुद्दौला, और बंगाल के अंतिम नवाब हुए हैं मुबारिकुद्दौला। तो जो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की दो संधि थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को। इससे पहली वीडियो में हमने चर्चा की, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो इलाहाबाद की संधि के बाद में यहाँ पर जब ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, क्योंकि नवाब को भी पेंशन याफ्ता बना दिया गया था। प्रभाव, जो कार्य थे, कार्यों को दो भागों में बांटा गया। एक तो कौन से? राजस्व कार्य यानी कि आमदनी के कार्य, और एक खर्च के जो कार्य थे, जो खर्च के कार्य तो नवाब को ही दिए गए। नवाब, जैसे सेना की भर्ती करना है या फिर उनको वेतन देना है,
या फिर कहीं पर सेना भेजनी है, जो भी खर्चीले कार्य होंगे, खर्च के तो नवाब करेगा, लेकिन जो आमदनी के या आय के जो कार्य हुआ करते थे, ये आय के कार्य क्लाइव ने अपने पास रखे। क्लाइव ने जैसे आय के क्या, राजस्व वसूलना, राजस्व, या फिर इसमें जो न्याय पद्धति थी, एक न्याय न्याय दीवानी न्याय, दीवानी न्याय सभी अपने पास, सिविल राइट्स क्लाइव ने अपने पास रखे। अगर ये कहा जाए ना, द्वैध शासन किसे कहते हैं, बंगाल के कार्यों को अलग अलग विभाजित कर देना, एक तो खर्च के कार्य और एक आमदनी के कार्य। तो अंग्रेजों ने आमदनी के कार्य अपने पास रखे और जो खर्च वाले कार्य थे वो नवाब को सौंप दिए गए थे। तो सबसे बड़ा कार्य तो यही था इसमें, राजस्व वसूलना यानी कि लगान वसूलना। ये आय का कार्य तो किसके, क्लाइव के पास रहेगा। जो खर्च के कार्य थे वो नवाब को दिए गए, जैसे सेना की भर्ती करना, सेना की भर्ती या फिर उनका वेतन वेतन दिया जाना। और एक फौजदारी के मामले, ये फौजदारी है ना, ये भी इसको दी गई। जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले कार्य थे, यानी कि जिम्मेदारी के कार्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या जिम्मेदारी के, इसी को सौंपे गए। जिम्मेदारी के कार्य ये नवाब को सौंप दिए गए। नवाब को तो खर्चीले कार्य और जिम्मेदारी के कार्य दिए, जबकि जो आय के साधन थे वो क्लाइव ने अपने पास रखे। इनको हम क्या कहते हैं, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन या दोहरा शासन। तो दोहरा शासन ये कब से कब तक रहा है, 1765 से 1772 तक। लागू करने वाले या दोहरे शासन के जनक कौन थे, लॉर्ड क्लाइव, और उसका अंत करने वाले आ जाएंगे वारेन हेस्टी। ओके, इसके प्रभाव जब ये लागू हुआ तो इसके प्रभाव देखते हैं, आगे देखना आप, इसके इंपैक्ट क्या हुए, प्रभाव, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभाव। एक तो कृषि का ह्रास हुआ, कृषि का ह्रास, कृषि कार्यों में कमी, कृषि कार्य में कमी आई। कैसे कमी आई, एक अकाल भी पड़ा था इसमें। कृषि कार्य में कमी आई क्योंकि वो उसमें लगान जो थी, लगान की दर को बढ़ाया गया। ऐसा बताते हैं कि राजस्व का जो कार्य था ये 10% बढ़ाया गया, इसमें बढ़ोतरी की गई 10%। और इससे 10% बढ़ी तो जो वहां के कृषक थे या किसान थे उन पर ये बर्डन एक्स्ट्रा पड़ेगा। और वहां के जो किसान थे, किसानों ने फिर वो लोन लेना शुरू कर दिया, यानी कि वो कर्ज लिया करते थे, जो वहां के साहूकार होते थे, जो जमींदार थे। और जमींदार एक्सप्लॉइटेशन करते थे। यहाँ पर अगर आपने देखी हो, एक जमींदारी व्यवस्था भी लागू थी, वो कार्नवालिस ने शुरू की थी, जो इसके बाद आया था कार्नवालिस, है ना। और शायद 89% वो लगता था, उसमें 11% में जो शेष था वो जमींदार जितने अधिक से अधिक वसूलते हैं वो सब उनके होते थे। खैर, तो 10% तो यहाँ पर टैक्स बढ़ाया गया। इससे कृषि कार्यों में कमी आई, यानी कि उतनी फसल नहीं थी और टैक्स उन पर ज्यादा इंपोज हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जो कृषि थी उसका हमारा ह्रास होने लगा, या जमीन में हमने फसल वहां पर ज्यादा नहीं उगाई। और यह हुआ कि एक अकाल भी वहां पर पड़ा, अकाल, ग्रेट फिमाइन, अकाल। अकाल तो सन 1770 में। इस दौरान जो क्लाइव तो वहां नहीं थे, लेकिन एक दूसरे पदाधिकारी थे, कार्टियस, कार्टियस या कार्टियर। इसके शासनकाल में एक दुर्भिक्ष पड़ा था, फेमाइन, ग्रेट अकाल। यहाँ की लगभग 1/3 जनसंख्या मारी गई थी इसमें। जो बंगाल की जनसंख्या थी 1/3, इसमें लोग मरे थे। इतने लोग मारे गए, 1/3 जनसंख्या, है ना, लाखों में संख्या निकलती है। तो कृषि पर यानी कि प्रभाव ये हुआ, एक तो वहां पर अकाल पड़ा, और दूसरा वहां जो टैक्स देने में वो एबल नहीं थे, वो टैक्स जमा नहीं कर सकते, तो और भी गरीबी बढ़ती चली गई। एक इसमें यह था कि कच्चा रेशम का प्रोडक्शन पर इन्होंने बल दिया अंग्रेजों ने, लेकिन वो नहीं उगाना चाहते थे। वहां के जो किसान थे, रेशम का जो धागा निकालते हैं, धागे को लपेटना पड़ता है, और उसमें हमारे अंगूठे का एक विशेष कुछ एक्ट होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्टिक टाइप में होती है। जब अंगूठे से उसको लपेटते थे तो उसमें अंगूठे का रोल हुआ। वहां के जो किसानों ने अपने अंगूठे ही कट कर दिए थे, इतने इमोशनली किए। तो क्या हुआ, रेशम, रेशम का उत्पादन, रेशम उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे, बढ़ोतरी करना चाहते थे, बढ़ोतरी करना चाहते थे। ये कौन चाहते थे, अंग्रेज, अंग्रेज। लेकिन वहां के जो किसान थे वो नहीं चाहते थे ऐसा, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने अपने हाथ का अंगूठा काट लिया, हाथों का अंगूठा,
अंगूठा काटा। ये किसने काटा था? बंगाल के जो वहां के कृषक थे। एक कृषक होते हैं किसान, कृषक में जो नामजद होती है यानी कि जमीन के जो मालिकाना हक होता है वो किसी और व्यक्ति का होगा। एक फार्मर होता है, एक पेजेंट होता है। किसान और कृषक है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। किसान वो होगा जिसके नाम जमीन भी होती है, पट्टा होता है कि, लेकिन अगर उसका मालिक कोई और है वो कृषक हो जाएगा, पेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक कृषक विद्रोह भी हुआ बाद में। तो कृषि के ह्रास में कमी आई, एक उद्योगों में भी कमी आई। उद्योगों में कमी, उद्योगों में कमी। जो वहां का प्रशासन था, प्रशासनिक व्यवस्था भी लड़खड़ा इसमें। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई। कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था क्यों? क्योंकि टैक्स वसूलने का अधिकार ऊंची बोली लगाने वालों को दे दिया गया था कि जो बड़ी ऊंची बोली लगाएगा। और जो नजमुद्दौला ये बना था, इसको पेंशन याफ्ता भी बनाया गया था। 53 लाख रुपए उसको पेंशन दी जाया करती थी। ये प्रतिवर्ष दी जाएगी। अब वहां पर मुक्त व्यापार कर सकते हैं आप। इससे पहले जो इलाहाबाद की संधि पर हमने वीडियो बनाई उसको देख सकते हैं, उसमें काफी विस्तार से बताया गया है। ये इसके प्रभाव हुए। अब यहां पर कुछ कमेंट्स किए गए हैं। कमेंट्स ये किसने किए? एक तो अंग्रेज अधिकारी, एक परसिवल स्पेयर, परसिवल स्पेयर्स। एक ब्रिटिश लेखक था, इसने कहा कि उसका बेशर्मी का काल, ये जो काल था जिसमें सन 1765 से और 1772 तक ये कानून लागू हुआ, इसको बेशर्मी बताई गई है। बेशर्मी, अंग्रेजों की बेशर्मी का काल। ये अंग्रेज लेखक ने ही एक बात लिखी है, इसको बेशर्मी का काल। ऐसा टैक्स कहीं भी लागू नहीं था पूरे विश्व में। और भी देशों पर जैसे राज किया अंग्रेजों ने, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं पर लागू नहीं की गई। इसी को परसिवल स्पेयर ने क्या लिखा है? बेशर्मी का काल। एक इतिहासकार हुए हैं के.एन. पनिक्कर। के.एन. पनिक्कर, क्या नाम था? के.एन. पनिक्कर। के.एन. पनिक्कर ने कहा है इस काल को डाकुओं का काल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डाकुओं का काल, डाकुओं का काल। किस काल को कहा गया डाकुओं का काल? ये कहा गया सन 1765 से 72 ना। हाँ जी। उसके बाद में जो इसका अंत किया था, यानी किसको हटाया था, ये वारेन हेस्टिंग। बल्कि सॉरी, कलाई ने एक कार्य और भी किया था, श्वेत विद्रोह। जब यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन से कुछ सैनिकों को बुलाया गया था। उन सैनिकों को दोहरा वेतन दिया जाना था। उन्होंने मांग की दोहरे वेतन की, क्योंकि दूसरे देश में उनकी ड्यूटी लगी थी, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। और वहां ब्रिटेन की सेना से हटकर वो भारतीय नवाबों की तरफ मिले थे। सन 1766 में, 65 में युद्ध हुआ था, 65 में भी उन्होंने विद्रोह किया, 66 में भी विद्रोह किया, श्वेत विद्रोह। कलाई के शासनकाल में एक श्वेत विद्रोह भी हुआ था। श्वेत विद्रोह ये किसने किया? ब्रिटिश सैनिकों ने किया था, भारत में, जिनकी ड्यूटी भारत में लगी थी, उनकी तैनाती थी। ब्रिटिश सैनिकों ने किया था। सैनिकों जैसे इसने दोहरा शासन लगाया था कि यहाँ पर डाकुओं का काल कहा गया या बेशर्मी का काल कहा गया। बेशर्मी का किसने? अंग्रेज जो इतिहासकार थे। और यहाँ पर जो कौन सा श्वेत विद्रोह, ये भी तो ब्रिटिश थे, ये भी लंदन से आए थे यहाँ पर, यानी कि ब्रिटेन से युद्ध करने के लिए। जब ये भारत में आए, इनको दोहरे वेतन नहीं दिया क्लाइव ने, तो इन्होंने विद्रोह किया था, यानी कि अंग्रेज भी अंग्रेजों के कुछ विरुद्ध थे। ऐसी इनकी यहाँ पर योजनाएं थी। तो बंगाल में हमने क्या किया, बंगाल के दोनों युद्ध कर लिए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध एक विद्रोह भी था, भारत का पहला विद्रोह बक्सर का युद्ध। और फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम महान विद्रोह, यह आ जाएगा 1857 का विद्रोह। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई, दोनों संधियों की वीडियो बनी हुई है। और एक क्या था, बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बंगाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताइएगा, उस पर फिर या तो अलग वीडियो बनाएंगे या दूसरी वीडियो में आपको समझाएंगे उसके बारे में, या अलग ही देखते हैं कि क्वेश्चन अगर ज़्यादा होते हैं एक और सेपरेट बना लें।
तो अदर इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस यही कि इसका जनक कौन था, लागू करने वाला, उसका अंत करने वाला, कब शुरू हुआ, कब खत्म किया गया, उस पर कमेंट क्या क्या किए गए। ठीक है ना। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।